जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th प्री बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हम वस्तुनिष्ठ तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आर्थिक समस्या किस तथ्य की समस्या है? तो आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या है। आपके पास बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आपके पास धन है वो लिमिटेड होता है। इस लिमिटेड धन से ही आपको इन आवश्यकता की संतुष्टि करनी होती है। इसलिए आपको चुनाव करना होता है कि इनमें से किस आवश्यकता की संतुष्टि की जाए। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि आपको सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी किसी एक का ऑप्शन है। यदि आपको चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी ना मिले तो आप चाय पी लेंगे। तो एक दूसरे की क्या है? स्थानापन्न वस्तु, क्योंकि इनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग। मान लीजिए कि जो कॉफ़ी है उसके मूल्य जो है उसमें प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो जो चाय होगी उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो भी चाय पीने लगेंगे, तो चाय की मांग क्या है? बढ़ जाती है। उपयोगिता निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता मनोवैज्ञानिक है। आपको कोई पिंक कलर की शर्ट अच्छी लगती है, यह आपकी मन की धारणा पर निर्भर करता है। उपयोगिता व्यक्ति पर निर्भर करती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति को पिंक शर्ट जो है वो अच्छी ना लगे और एक को अच्छी लगे, तो ये क्या है? व्यक्ति पर निर्भर करती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, यानी निरपेक्ष नहीं है। उपयोगिता जो होती है तुलनात्मक होती है, एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु की उपयोगिता होती है। तो आंसर है उपरोक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। उपभोक्ता जो है उसे कितना उपभोग करना चाहिए, उसको उपयोग से संतुष्टि अधिकतम कैसे होगी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। रिक्त स्थान अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है कि हम उत्पादन के जो सभी साधन होते हैं उनको परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम कुछ साधनों को स्थिर मान लेते हैं, किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? दीर्घकाल में, क्योंकि दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। देखिए, सीमांत लागत क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो अतिरिक्त लागत आती है उसे आप क्या कहते हैं? सीमांत लागत। और ये जो सीमांत लागत होती है वो परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। फिर है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम क्या कहते हैं? औसत लागत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो विक्रेता होता है वो जितनी वस्तुएं बेचता है वे समरूप होती हैं, यानी एक जैसी ही होती हैं। सत्य पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकार करता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? एक उद्योग होता है और कई फर्में होती हैं। अब ये फर्में जो हैं उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी वस्तु को बेचती हैं, इसलिए ये कीमत प्राप्त करता होती हैं या स्वीकार करता होती हैं। यह कथन सही है। फिर है साधन की मांग व्युत्पन्न होती है। देखिए, यदि पेन की मांग बढ़ जाए तो क्या होगा? पेन बनाने वाले श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाएगी, तो इसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष मांग। तो उत्पादन का साधन जो मजदूर है उसकी मांग किस पर निर्भर है? वस्तु पर, इसलिए उसकी मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग है या अप्रत्यक्ष मांग है। तो यह कथन भी सही है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि है, द्वितीय क्षेत्र जो है वो उद्योग है और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। आरबीआई जनता का बैंक है, ये गलत है, क्योंकि व्यापारिक बैंक जो हैं वो जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो जनता के बैंक होते हैं, आरबीआई नहीं। व्यावसायिक बैंक जनता की जमा स्वीकार नहीं करते। आप व्यावसायिक बैंक में अपना पैसा जो है वो जमा कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? नहीं करते, इसलिए यह कथन गलत है। आरबीआई का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बजट के अवयव क्या हैं? बजट का अवयव है सार्वजनिक आय, मतलब सरकार किन किन स्रोतों से आय को एकत्रित करती है। जैसे सरकार कर से, गैर कर स्रोतों से आय एकत्रित करती है। सार्वजनिक व्यय, इसमें सरकार राजस्व और पूंजीगत व्यय करती है। जो कम अवधि के व्यय होते हैं वो राजस्व, और जो अधिक अवधि के होते हैं वो पूंजीगत व्यय होते हैं। भारत में बजट की अवधि क्या है? 1 वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि हमारा वित्तीय वर्ष है। सही जोड़ी बनाना है। प्रत्यक्ष कर जो है वो आयकर है। व्यापार संतुलन केवल दृश्य मदें होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि सही जोड़ी बनाइए। भुगतान संतुलन जो है उसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदें आती हैं। दृश्य का मतलब जैसे हम आयात निर्यात करते हैं तो वो क्या है? दृश्य मद। और अदृश्य मद मतलब सेवा, जैसे कोई इंजीनियर ने विदेश में सेवा दी तो वो क्या हो जाएगी? अदृश्य मद। लेनदारी, यदि हम किसी वस्तु का विश्व में कहीं निर्यात करते हैं तो वहां से हमें पैसे मिलेंगे, तो विश्व से हमें पैसे मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? लेनदार। वस्तु का आयात, यदि हम विश्व में कहीं से वस्तु को मंगाते हैं तो बदले में हमें क्या होगा? पैसे देना पड़ेंगे, तो हम देनदार बन जाएंगे। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए कि आप पहली वस्तु का उपयोग करते हैं तो आपको उपयोगिता मिलती है 10, दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं तो आपको मिलती है उपयोगिता 8। अब यदि हम पहली वस्तु की 10 है और दूसरी वस्तु, पहली और दूसरी की मिला लें तो क्या हो जाएगा? 18। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से आपको कितनी उपयोगिता मिली? 8। तो हर अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो आपको उपयोगिता मिलेगी वो क्या होगी? सीमांत उपयोगिता। फिर है ये क्या है? कुल उपयोगिता, जो इनका जोड़ है। जो अंतिम इकाई से आपको उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है? एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। अभी आपने 2 वस्तुओं का उपयोग किया है तो आपको कुल उपयोगिता कितनी मिली है? 18। अब ये जो कुल उपयोगिता है वो क्या है? सीमांत उपयोगिता का योग है। तो कुल उपयोगिता को आप क्या कह सकते हैं? सभी इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता मिलती है वह कुल उपयोगिता है, या सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। कीमत निम्नतम सीमा से क्या अभिप्राय है? कीमत निम्नतम सीमा का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अब इस वस्तु की कीमत क्या होना चाहिए? अब सरकार जो है वो इसकी निम्नतम सीमा निर्धारित कर दे कि जैसे किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निम्नतम सीमा को कीमत या निम्नतम तल कहते हैं, कि इससे कम कीमत पर यह वस्तु नहीं बेची जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं उनकी जो मजदूरी होती है वो सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती है कि इससे कम मजदूरी किसी मजदूर को नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी? निम्नतम निर्धारित। यानी किसी वस्तु की सरकार द्वारा निम्नतम निर्धारित जो कीमत होती है उसे कीमत सीमा कहते हैं। संतुलन कीमत से क्या असर है? संतुलन कीमत यानी कोई वस्तु की जो मांग है और जो पूर्ति है, जब वो दोनों बराबर होती हैं, मांग बराबर पूर्ति होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? संतुलन कीमत।
इस पर जो क्रेता और विक्रेता जो होते हैं दोनों ही संतुष्ट होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी देश में रहने वाले लोगों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे कैसे ज्ञात करते हैं? यदि हम राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी, जैसे हमारा देश है, किसी देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जो भी उनका मुद्रा में मूल्य हो, उसके योग को हम क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। सरकारी बजट का क्या अर्थ है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्ति और भुगतानों का विवरण है। यानी एक वित्तीय वर्ष में जो सरकार है उसने किन किन स्रोतों से आय प्राप्त की और कहाँ कहाँ उनको व्यय किया, इसका विवरण जिस प्रलेख में लिखा होता है उसे हम सरकारी बजट कहते हैं। संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। थैंक यू।